Hello everybody. I hope everybody is doing well. Finally, the last topic of the chapter, the revolution and everyday life. कभी भी कोई ऐसा बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है या ऐसा कोई इंसिडेंट या इवेंट हो जाता है क्या उसके बाद सिचुएशन सेम रहती है? फॉर एग्जांपल कोविड, ठीक है, कोविड इतने सालों से जो मतलब इतने नहीं साल हो गए, आई नो दैट, बट लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड डू यू थिंक कि ये खत्म हो जाने के बाद भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा? सदियों तक लोग भूलने नहीं वाले। ठीक है, जैसे कि कोविड आया था तो हम लोग क्या बोलते थे, लाइक आई हैड हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट इट कि हमने तो ये सब कहानियों में सुना, राइट? तो उन्होंने जो सुना था वो बहुत पुराने पुराने टाइम पे जो एपिडेमिक या पैंडेमिक आए थे उसके बारे में सुन रहे, और अभी जो कोविड है हम उसके बारे में काफी सालों तक नहीं भूलने, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, चीजें सब ठीक हो गई, उसके बाद भी क्या उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं था? क्या लोगों में कुछ चेंजेस आया था? लोगों के बिहेवियर में, थॉट प्रोसेस में, उनके लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस आए थे? यस, एंड दैट्स व्हाट द लास्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट. इट इज relatively a very easy topic. Okay, it's easier than the previous ones that we've already studied. So yes, let us begin. Can politics change the clothes of people? Can politics change the clothes people wear, the language they speak, or the books they read? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women, and children. The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice. लोगों की लाइफस्टाइल में, लोगों की लैंग्वेज में, उनके ड्रेसिंग सेंस में काफी बदलाव देखे गए, और जो गवर्नमेंट फ्रेम हुई थी वो हमेशा यही फोकस करती थी कि हम लिबर्टी और इक्वालिटी रखें. One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille was the abolition of censorship. censorship का मीनिंग मैं आपको बता दूं. सेंसर, ये एक सिंपल एग्जांपल है. मूवीज जितने भी हम लोग देखते हैं वो क्या तुरंत मतलब इधर मूवी बनाई और सीधे रिलीज कर दी? नहीं. क्या होता है उस प्रोसेस में, रिलीजिंग के प्रोसेस में क्या होता है? मूवी सेंसर बोर्ड देखती है. सेंसर बोर्ड कौन है? सेंसर बोर्ड इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स अ कमिटी, जो मूवी पब्लिकली जब रिलीज होती है थिएटर्स में उससे पहले वो लोग मूवी देखते हैं कि इज दिस मूवी लाइक, वो हम देखते हैं ना कि यू सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट. तो आर देयर एनी वायलेंट सीन्स, आर देयर एंड इज देयर एनी सच लैंग्वेज व्हिच पीपल शुड नॉट हियर और which should not go to the kids. ठीक है, एनी हाउ ड्यू टू द इंटरनेट आजकल तो हर चीज इट्स ऐसे पॉसिबल वेरी इजीली. तो पहले के टाइम पे सेंसरशिप हुआ करती थी, अभी भी सेंसरशिप है, लेकिन पहले के टाइम पे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, हर चीज में सेंसरशिप. प्रेस का जो सेंसरशिप था मेन, कि आपको न्यूज़पेपर्स पब्लिश करने हैं, आपको मतलब न्यूज़पेपर्स प्रिंट करने हैं, सॉरी नॉट पब्लिश, आपको मैगजीन्स लोगों तक पहुंचानी है, खुशी खुशी बनाओ, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे, हम एक एक वर्ड को एकदम स्क्रूटिनाइज करेंगे एंड देन ओनली इट विल गो टू पीपल, राइट? तो उस चीज को सबसे पहले उन्होंने निकाल दिया. 1789 में सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया गया, जो रेवोल्यूशन के टाइम पे था. जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उन्होंने भी फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं दिया हुआ. जितने भी आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स जो भी आप बनाते हैं, फर्स्ट वी विल रीड इट, क्योंकि हमें इतना तो पता है, हमें भले तुम्हारी भाषा नहीं आती लेकिन हमारे दिमाग में उतना हमें पता है कि तुम हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ तो इसमें लिखो कि लोगों में अवेयरनेस लाने. तो दे स्टार्टेड सेंसरशिप हियर आल्सो. वैसे ही सेंसरशिप फ्रांस में भी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो वो सेंसरशिप सिस्टम को निकाल दिया. इन द ओल्ड रेजिम यानी कि जब मोनार्की रूल था तब, जब लुइस 16 का रूल था तब, all written material, cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. जैसे मैंने मूवी का एग्जांपल दिया, वो मूवी कब रिलीज होगी?
जब उसको सेंसर बोर्ड थम्स अप देगा तो ही, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो वैसे ही किंग के जो सेंसर्स थे वो जब तक अप्रूवल नहीं देंगे तब तक वो चाहे वो कल्चरल इवेंट हो चाहे कुछ भी हो, वो चीज पब्लिश नहीं होगी, वो लोगों तक नहीं पहुंचाई जाएगी। Now the Declaration of the Rights of Men and Citizen proclaimed freedom of speech, expression to be a natural right. आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है। ठीक है, newspapers, pamphlets, books, and printed pictures flooded the towns of France, from where they traveled rapidly into the countryside. धीरे धीरे ये सेंसरशिप जब हट गया तो धीरे धीरे उसकी वजह से क्या होने लगा, काफी सारी मैगजीन, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, काफी सारी चीजें छपने लगी और वो लोगों तक पहुंचाई जाने। They all described and discussed the events that and changes taking place in France. हमें दुनिया भर की चीजें क्यों पता है? डेफिनेटली थैंक्स टू सोशल मीडिया, लेकिन कोई ना कोई तो वहां पर लिखता होगा। ठीक है, तो वैसे ही फ्रांस में क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, ये सारी चीजें काफी सारे लोगों को पता चलती थी विद द हेल्प ऑफ ऑल द newspapers and pamphlets and all. Freedom of press also meant that opposing views of events could be expressed. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या बोलता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मुझे अगर कोई चीज सही नहीं लगती है, आई हैव द राइट टू स्पीक। यस, नॉट लाइक अ फ्यू सेलिब्रिटीज हु आर डूइंग ऑल दिस टू क्रिएट राइट्स। उस तरह से स्पीक करने को नहीं बोल रही, हाँ ऐसा नहीं करना, क्योंकि तुम्हें पता है कि उनके साथ फिर क्या क्या एक्शन उनके खिलाफ किए गए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इट गिव्स यू फ्रीडम कि तुम अपने ओपिनियन शेयर करो, ना कि तुम राइट्स करवा रहे हो कहीं पे या कुछ सोशल, कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी तुम्हारी वजह से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग हियर कि फ्रीडम ऑफ प्रेस वो आज भी है, वो पहले भी। फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या बोलता है कि अगर आपको कोई चीज सही नहीं लगती, चाहे फिर वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी क्यों ना हो, तो आप बोल सकते हो, but it should not cause any violence or any cruel consequences out of it. Each side sought to convince the others if its position through the medium of print. ठीक है, लोगों का कनेक्ट करने का जरिया क्या था? प्रिंट मीडिया। पहले के टाइम आज जैसे सोशल मीडिया है, कुछ हुआ हमने सीधा एक वीडियो बनाया, फोटो लेकर पोस्ट कर दिया, पहले वैसे क्या हुआ करता था, प्रिंट मीडिया हुआ करता। Plays, songs, festive processions attracted large numbers of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty, justice. Political philosophers wrote about at the length in texts when only a handful of educated people could read. पहले क्या था, जब सेंसरशिप थी, जब सेंसर बोर्ड था जो पब्लिश नहीं होने दे रहा था और ना ही प्रिंट करने दे रहा था न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स को, लेकिन अब काफी सारे लोगों तक बातें पहुंच गई, all thanks to the abolition of censorship. Finally, the conclusion. In 1804, Napoleon Bonaparte, or Bonaparte, he crowned himself as the Emperor of France. He set out to conquer the neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. सिर्फ एक फ्रांस में रूल करके खुश नहीं थे ये, ठीक है, he went to different other countries also, और वहां पे भी उसने मोनार्की रूल, एक्चुअली मिलिट्री डिक्टेटर अभी हम पढ़ेंगे, या मिलिट्री डिक्टेटर उसे क्यों बोला जाता था वो हम पढ़ेंगे। मिलिट्री डिक्टेटरशिप उसने शुरू कर दी, यानी कि अगर आप अपने आप को सबमिट नहीं, मतलब अगर आप अपने आप को नेपोलियन के हवाले नहीं करते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, he will take the help of his military and he will conquer the region. ठीक है, that's what we call military dictatorship or a military dictator. तो उसने ऐसा करना, फ्रांस में तो वो कर ही रहा था, उसने अपने आप को किंग घोषित कर दिया था, लेकिन उसके साथ साथ और कंट्रीज में भी जा रहा था, एंड ही वाज एक्सपैंडिंग हिज किंगडम लाइक एनीथिंग. He introduced many laws such as, no doubt every coin has two sides, और इसने भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें की हुई थी, जैसे कि इक्वालिटी, प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्यूडलिज्म हमने पढ़ा था। फ्यूडलिज्म यानी कि कोई भी इंडिविजुअल को
राजा के अलावा किसी के भी पास खुद की कोई जमीन या प्रॉपर्टी नहीं थी, दे वर नॉट अलाउड टू, ठीक है। लेकिन उसने ये सिस्टम हटा दिया कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी हर इंडिविजुअल का राइट होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो कंट्रीब्यूशन उनका था, people thought that, oh, he is a masiha or he is the one who is going to save us, but actually this masiha soon converted, or he soon dropped off his mask and he came out to be a military dictator, ठीक है। तो जब वो आया था तब उसने अपने आप को क्या बताया था कि मैं तो लिबरेटर हूँ, मैं तो लिबर्टी और फ्रीडम चाहता हूँ लोगों की, और मैं वो उनको दिलवा कर दूँ। As a liberator who would bring freedom for people, but soon Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. Invade करना या invading हम बोलते हैं, मतलब कि घुस बैठी है जो हम बोलते हैं, ठीक है, बिना परमिशन। अब तुमको क्या लगता है वो दूसरी कंट्रीज में परमिशन लेके जाता होगा कि भाई मुझे कॉन्कर करना है, मैं आऊँ कि नहीं? He used to invade it with the help of his military. He was finally defeated at Waterloo in 1850. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. बहुत सारे changes आज के टाइम पे भी जो पहले के हुए हैं वो आज भी इम्पैक्टफुल है, वो आगे भी इम्पैक्टफुल रहेंगे। हमारी कंट्री की बात कर लूं, वैसे ही ये फ्रांस की बात करें कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो चेंजेस लाया था, ठीक है, वो चेंजेस उसके जाने के बाद भी काफी इम्पैक्टफुल रहे। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. क्या चीज फ्रेंच रेवोल्यूशन का गिफ्ट क्या था? What was the gift or what was the positive outcome of the French Revolution? Liberty and democratic rights लोगों को, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, वो ही फाइनली लोगों ने अचीव किया, and it was the biggest gift of the French Revolution. These spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. Colonized people revoked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. हमने पढ़ा था जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे कि बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी, और वो लोग भी अपनी कंट्री में मोनार्की रूल के खिलाफ एकदम जोर शोर से फाइट कर रहे थे। तो सिमिलरली जब लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सारी चीजें जब फाइनली एस्टैब्लिश हो गई थी फ्रांस में, तो और कंट्रीज ने भी उस चीज पे सोचना और उस चीज को अपनी कंट्री में कैसे एक्शन में लाया जाए उसको उस पर काम करना शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान एंड राजाराम मोहन रॉय are the two examples of individuals who responded to the ideas of coming from revolutionary France. ये चीज भी मैंने स्टार्टिंग में कही थी चैप्टर के कि बहुत सारी कंट्रीज थी जो फ्रांस से काफी इन्फ्लुएंस थी, and ours was one of them. India was one of those countries which was really very influenced. ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग जो थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो लोग कैसे फाइट कर रहे थे मोनार्की रूल के खिलाफ, उससे काफी हेल्प ली गई। राइट, डन। फाइनली वी आर डन विद द चैप्टर। आई होप it has helped you in some or the other way. I am always ready to know if there is any feedback or if there is any room for improvement for me. I would really appreciate it. Please feel free to share that with me so that I can learn and improve. Thank you so much. Have an amazing time. See you soon.